हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सो आज हम अपने आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा हाउसिंग मैनेजमेंट। अभी हम जैसे कि हमने पूरे ब्रीड्स देखे, अभी देखेंगे कि हाउसिंग मैनेजमेंट उनका कैसे करते हैं कैटल में वगैरह। ठीक है, उसके पहले ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वो है कि जो हमारा ये है इंडियाज़ फर्स्ट रैंकिंग। अभी हमने ब्रीड्स ऑफ बफेलो ख़त्म किए, पूरी ब्रीड्स ऑफ बफेलो हो गई हमारी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी मुर्रा थी, जो ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज़ की जाती थी। किसी अदर बफेलो का क्रॉस करने के लिए, उसमें अच्छी क्वालिटीज़ लाने के लिए हम मुर्रा यूज़ करते थे। ठीक है, तो हम बफेलो जैसे कि आशिया में सबसे ज़्यादा बफेलो पाई जाती है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट रैंक इंडिया किस किस चीज़ में फर्स्ट रैंक पे है, ये हम देखेंगे। जैसे कि बफेलो पॉपुलेशन इंडिया में 57.7% क्या है, बफेलो पॉपुलेशन है। अकॉर्डिंग टू मतलब वर्ल्ड के हिसाब से पूरे 100 में से 57.7% हमारी इंडिया में ही है बफेलो पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद बफन प्रोडक्शन में भी फर्स्ट नंबर पे है। जो बफन प्रोडक्शन मतलब यंग बफेलो का मीट जो होता है उसको बोलते हैं बफन प्रोडक्शन। बफन प्रोडक्शन मतलब बफन बोलते हैं उसको, यंग बफेलो का जो मीट होता है उसको बोलते हैं बफन। उसके बाद कैरा बीफ प्रोडक्शन में भी इंडिया का फर्स्ट नंबर है। कैरा बीफ मतलब अप टू 6 मंथ तक जो बफेलो होगी उसका क्या जो काफ होगा उसका मीट मतलब कैरा बीट अप टू 6 मंथ वाला। ठीक है, उसके बाद ये रैंक में नहीं आएगा। ये 3 चीज़ें जो रैंक में आ रही है, ये पड़वा नहीं है, यहाँ पे मैंने स्टार किया है। पाड़वा मतलब 6 to 20 मंथ एज वाला जो काफ रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पड़वा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको ये 3 याद रखना है कि बफेलो पॉपुलेशन, बफॉन प्रोडक्शन और कैराबी प्रोडक्शन, इन चीज़ों में इंडिया का रैंक फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सा टॉपिक है जो है हाउसिंग मैनेजमेंट में एक्सटेंसिव हाउसिंग होती है, उसके बाद सेमी एक्सटेंसिव और सेमी इंटेंसिव, और में बोलते हैं इसको सेमी इंटेंसिव भी बोलते हैं और सेमी एक्सटेंसिव भी बोलते हैं, और इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम। ऐसे हमारे 3 हाउसिंग सिस्टम है। कौन सी? एक्सटेंसिव हाउसिंग सिस्टम, सेमी एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम। एक्सटेंसिव हाउसिंग सिस्टम है ये, जो बहुत ओल्डर मेथड है। इसमें क्या होता था कि दिन भर जो हमारी कैटल थी, जो दिन भर मतलब उसको फील्ड में छोड़ दिया जाता था, मतलब जो फीड करने के लिए, खाने के लिए, और फिर वो दिन भर बाहर घूमते रहते थे। और फिर बाहर मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट था उसमें, उनको क्या खरीदना थोड़ी ना पड़ता था, उनको खाने के लिए जो भी थे वो बाहर छोड़ देते थे। पहले ऐसा था कि एक इंसान रहता था गांव में, जो सबकी कैटल्स था उसको लेके जाता था। फिर वो उधर बाहर जाके मतलब फील्ड के अदर साइड में वो उनको चरा के लाता था, और रात को फिर ये एक इकट्ठा हो जाती थी घर में, सबके रिटर्न आते रहती थी। वो है एक्सटेंसिव सिस्टम। मतलब इसमें क्या है ना, दिन भर बाहर चरने जाना, दिन भर बाहर जो काऊ होती है, हमारी कैटल होती है, वो दिन भर बाहर चलने जाती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंसिव हाउसिंग सिस्टम। और एक्सटेंसिव हाउसिंग सिस्टम क्या होती है, जीरो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। जीरो मतलब है ना, जो चारा रहता है उनका, जो फीडिंग पर्पस के लिए जो फीड रहता है, उसके लिए उनका कुछ भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए उसमें ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। ठीक है, उसके बाद सेमी इंटेंसिव और सेमी एक्सटेंसिव, ये है ना, ये थोड़ी मतलब इससे ज़्यादा इसमें थोड़ा खर्चा लगता है, क्योंकि इसमें आधा टाइम ये जो कैटल्स होती है वो आधा टाइम इंटेंसिव मतलब घर में रहती है। इंटेंसिव मतलब हमारे जो गाय का जो रहता है उसमें रहती है, और आधे टाइम पर मतलब कुछ महीने तक मतलब कौन से महीने, जब क्रॉपिंग सीजन हो, जब हमारे खेत में बड़े बड़े क्रॉप बन रहे हैं और अच्छे मतलब हार्वेस्टिंग हो रही है, मतलब क्रॉप लगे, सोइंग वगैरह हुई है, अच्छे उनकी स्टेजेस चल रही है, उस टाइम पे इनको खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि फिर वो उधर घुस जाएगी खेत में, इसलिए। फिर उसके बाद कुछ टाइम अदरवाइज मतलब उसके बाद क्रॉपिंग सीजन खत्म होने के बाद इनको खुला छोड़ देते हैं खाने के लिए, जैसे एक्सटेंसिव में करते वैसे। बट ये ऑल मतलब हमेशा एक्सटेंसिव सिस्टम मतलब ऑल टाइम इसको छोड़ देते हैं। इंटेंसिव सिस्टम मतलब सेमी इंटेंसिव मतलब कुछ टाइम अंदर रखते हैं, कुछ टाइम मतलब खुला छोड़ देते। ठीक है,
इस तरीके से। और इंटेंसिव, ये तीनों में से सबसे महंगी जो है इंटेंसिव है। इसमें जो हाउसिंग सिस्टम होती है उसको, जो हाउसिंग सिस्टम होती है मतलब जो कैटल है उनको हाउस में ही रखा जाता है। और इनका पूरा पर्पस क्या रहता है, अभी है ना इसमें और एक पॉइंट है कि इनके ये जो मिल्किंग एनिमल भी जाते हैं, ठीक है। तो इनकी है ना एक्सरसाइज अच्छी होती थी। जब वो आधे दिन तक तो घर में रहते थे, आधे मतलब कुछ महीने तक घर में रहते थे, कुछ महीने तक बाहर जाते थे। इनमें है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनके जो हुप्स होते हैं, मतलब जो नाखून होते हैं पैर के, वो बड़े बड़े हो जाते हैं। तो चलने से तो वो कट ही जाएंगे ना, तो उनमें वो प्रॉब्लम अवॉइड हो जाता था इस वाले सेमी इंटेंसिव सेमी एक्सटेंसिव में। बट ये इंटेंसिव जो है कि ऑल टाइम जो है हमारी कैटल ऐसे ही हमारे हाउसिंग सिस्टम में बंद है, तो उनके हुप्स जो होते हैं ना पैर के, वो बढ़ जाते हैं। और उनके लिए वो बहुत मतलब बहुत तकलीफदायक होता है, वो जो उनके पैर के नाखून बढ़ जाते हैं, हुप्स बढ़ जाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद उनमें ना डिसीज़ भी वो जब ये जो है ना इंटेंसिव सिस्टम, इसमें है ना क्या होता है कि ये सिर्फ मिल्क पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। मतलब तुम लोग है ना ये जो मतलब काऊ का ऐसा है कि तुम वहाँ पे रहो, अपनी एनर्जी घूमने फिरने में मत खराब करो और वहीं पे रहो, एनर्जी कंजर्व करो और हमको ज़्यादा मिल्क दो। जितना वो आराम करेंगी, जितना खाएंगी, सिर्फ खाना और दूध देना, खाना और मिल्क देना, मिल्क प्रोडक्शन करना, इतना ही काम रहता है इंटेंसिव सिस्टम में। इसलिए वहाँ पे इकोनॉमिकल लॉस ज़्यादा होता है। डिसीज़ भी आते क्योंकि वो वहीं पे रहते, तो डिसीज़ भी आते हैं। उनके जो हुप्स का जो प्रॉब्लम होता है पैर का, वो भी बढ़ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। बट इसमें इसको मैनेज करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं लगते, मतलब निग्लिजिबल कॉस्ट लगती है। और जो इंटेंसिव सिस्टम होती है ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, क्योंकि उनको पूरा मैनेजमेंट इस जो हाउसिंग सिस्टम रहती है इसके अंदर उनको रख के करना पड़ता है, ठीक है। और जो इंटेंसिव सिस्टम में रहती है तो वो ये जो रहती ये सब रहते तो ये अंडर सुपरविजन नहीं रहते, बट ये सब अंडर सुपरविजन रहते हैं। इनकी तरफ सबका ध्यान रहता है, जो भी जिनका भी हाउसिंग सिस्टम है वो सब ध्यान रखते होंगे ना उस चीज़ का, ठीक है। पूरी कैटल्स यहाँ पे है, तो इस तरीके से ये 3 हाउसिंग सिस्टम है। कौन सी? एक्सटेंसिव, सेमी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव हाउसिंग सिस्टम। अभी है ना ये हाउसिंग सिस्टम है, पूरी ये हाउसिंग सिस्टम है। तो ये हाउसिंग सिस्टम में है ना अलग अलग यूनिट रहते हैं। मतलब क्या, जो सकलिंग काफ रहते हैं उनका यूनिट अलग, जो 6 मंथ के अबव वाले होते हैं, कौनते स्टॉक जो यंग स्टॉक होते हैं उनका अलग। ये ऐसे है ना उनके अलग अलग पार्ट किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बुल को अलग रखने का, जैसे कि डाउन काल्वर मतलब जो प्रेग्नेंट है उसको अलग रखने के लिए, ठीक है, ऐसा होता है। तभी मेन बिल्डिंग यूनिट्स में हम देखेंगे कि मिल्किंग बार और पार्लर, मतलब है ना अगर एक काऊ है यहाँ की, उसको है ना हमें क्या करने लेके जाना है, उसका मिल्क निकालना है, तो उसको साइड में अलग दूसरे पार्ट में लेके जाएंगे। अलग उसका एक है ना एक सेक्शन होगा जहाँ पे मतलब क्या दूध निकालते होंगे, ठीक है। फिर डाउन काल्वर शेड और काल्विंग पेन। डाउन काल्वर मतलब क्या होता है, एक होती है प्रेग्नेंट स्टेज और एक होती है डाउन काल्वर स्टेज। डाउन काल्वर मतलब क्या, अभी है ना 2 और 3 वीक के बाद है ना वो अपने उसके 9th मंथ पूरे होने वाले हैं और वो बेबी को बर्थ देने वाली है। तो उस सिचुएशन में उसके मतलब 2 to 3 मंथ बिफोर काल्विंग, मतलब 2 to 3 मंथ ने 2 to 3 वीक बिफोर काल्विंग उसको एक अलग सेक्शन में लेके जाते हैं, मतलब एक अलग एरिया में लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं डाउन काल्वर शेड। उसके लिए अलग बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है काफ पेन। उसके बाद है यंग स्टॉक और हाइपर शेड, मतलब जो 6 मंथ के होते हैं उनके लिए उनको सकलिंग काफ से अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्राई एनिमल शेड, जो ड्राई एनिमल मतलब दूध नहीं दे रहे उनका शेड अलग होता है। आइसोलेशन शेड मतलब जो बीमार होते हैं उनको कुछ मतलब एलर्जी हुई है, कुछ मतलब इन्फेक्शन हुआ है, उनको अलग रखते हैं ताकि सबको ना लगे, इसलिए वैसा शेड अलग। क्वारंटाइन शेड मतलब अगर है ना मार्केट से मैंने एक काऊ खरीद के लाए तो मुझे क्या पता उसको कौन सा डिसीज़ है नहीं है, तो ये जैसे कि ये हमारे फ्रंट है, जो हमारा जो हाउसिंग सिस्टम का जो फ्रंट है, ये समझो ये गेट है, तो मैं इसको ये फर्स्ट वाले यहाँ पे रखूँगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने दिन तक रखा जाता है क्वारंटाइन शेड में, मिनिमम 30 to 40 डेज के लिए क्वारंटाइन शेड में रखा जाता है। जो न्यू एनिमल कौन सा भी लाया जाता है हमारे हाउस में, जो भी पूरे काऊ का रहता है उसमें
तो उस शेड में तो उसको क्वारंटाइन किया जाता है मिनिमम 30 to 40 डेज के लिए, ठीक है। उसके बाद बुल शेड, बुल को हमेशा अलग सिंगल एक पूरा शेड, एक पूरा जो पार्ट होता है उसमें सिंगल एक बुल रखा जाता है, ताकि वो किसी अदर जो एनिमल है अदर कैटेगरी के होते हैं उनको हार्म ना कर सके, ठीक है। और जो बुल शेड रहता है ना, हमेशा लास्ट एंड वाला जो कंपार्टमेंट रहता है उसमें बुल शेड रहता है, एंड वाले इसमें, ठीक है। और उसके बाद और जो क्वारंटाइन शेड है वो फ्रंट में रहता है, मतलब लाए और अंदर ना जाना दिए। इधर भी है हमारे कंपार्टमेंट तो इसमें नहीं जाएगा, इधर नहीं जाना चाहिए। अगर उसको डिसीज है तो वो इधर ही हम रोकेंगे, इधर ही उसका चेकअप वगैरह सब करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें मतलब कुछ डिसीज है क्या नहीं, ठीक है। तो हम जैसे एंट्री करवाएंगे कि इधर फर्स्ट वाले शेड में ही उसको रखेंगे, ठीक है। ये क्वारंटाइन शेड के बारे में हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ साइट, जो हम हाउसिंग मैनेजमेंट में जो देख रहे हैं कि हाउसिंग साइट कैसी होनी चाहिए, हाउस जो हम बना रहे कैटल के लिए तो उसकी साइट कैसी होनी चाहिए, हमें कैसे चूज़ करनी चाहिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो चाहिए, मतलब चाहिए होती है, ऐसा क्या है, ठीक है। तो उसमें देखेंगे टोपोग्राफी और ड्रेनेज होना चाहिए। उसके बाद सॉइल टाइप कौन सी, मार्सी, क्ले, सैंडी, रॉक, ये वाले सॉइल टाइप नहीं होने चाहिए। इसमें कौन सी, लोमी और ग्रेवली सॉइल जो है, इस टाइप हमें क्या ये वाला टाइप क्या होना चाहिए, ऐसी वाली सॉइल चाहिए। ये जो मार्सी, क्ले, सैंडी और रॉक सॉइल है ये वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाटर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, लेबर मिलने चाहिए, मार्केटिंग एरिया होना चाहिए, वो सिटी से दूर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए वहाँ पे, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, थर्मो न्यूट्रल जोन होना चाहिए, सिटी के पास भी होना चाहिए बट क्राउडिंग एरिया के पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिटी के पास, मार्केट के पास, इसलिए कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उस मिल्क प्रोडक्ट जो भी मिल रहे हैं उनको हम जल्दी से ख़राब होने से पहले बेच सके, इसलिए वो मार्केटिंग एरिया के पास में होना चाहिए। बट ऐसे एरिया जो इंडस्ट्रीज है उस एरिया में, बहुत क्राउडिंग एरिया है उस एरिया में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे भी पड़ता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ द शेड की हाइट कैसी होनी चाहिए, इन मीडियम और हेवी रेनफॉल, मीडियम और हेवी रेनफॉल है तो 175 सेंटीमीटर शेड की कैसी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और ड्राई एरिया है तो 220 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो मीडियम और हैवी रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे एज कम्पेयर टू ड्राई एरिया, यहाँ पे क्या कम हाइट है और यहाँ पे ड्राई एरिया में ज़्यादा 220 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। उसके बाद फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट पर एनिमल देखेंगे, जैसे कि काऊ है तो काऊ को अगर हम कवर्ड एरिया में रख रहे हैं, जो है हमारा ये एरिया जो है कवर, मतलब जो हमने हाउस बनाया है पूरे काऊ के लिए और पूरे कंपार्टमेंट के लिए, तो काऊ को कितनी जगह लगेगी कवर्ड एरिया में और ओपन एरिया में उसको कितनी जगह लगेगी, और मैक्सिमम हम एक पेन में मतलब एक कंपार्टमेंट में काऊ कितने रख सकते हैं, ये सब चीज़ें हम अभी देखेंगे, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग सा और इम्पॉर्टेंट भी है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको याद रखें, जैसे कि कवर्ड एरिया है तो यहाँ पे काऊ में 3.5 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और ओपन एरिया इसके डबल होता है, मतलब कितना होगा, 7 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद जो प्रेग्नेंट काऊ है, प्रेग्नेंट काऊ, अभी ये नॉर्मल काऊ है, अब ये प्रेग्नेंट काऊ है तो प्रेग्नेंट काऊ ये नॉर्मल काऊ से तो थोड़ी मोटी दिखेगी, इसलिए उसको 4 मीटर स्क्वायर एरिया लगता है और ओपन एरिया में उसको 8 मीटर स्क्वायर एरिया लगता है, ठीक है। इसमें है ना जो काऊ है एक पेन में मतलब एक शेड में हम कितने 50 काऊ रख सकते हैं, ठीक है, 50 काऊ रख सकते हैं। और प्रेग्नेंट काऊ एक शेड में एक ही होगी प्रेग्नेंट काऊ, ठीक है, एक शेड में एक ही प्रेग्नेंट काऊ होगी। और यहाँ पे ना और एक पॉइंट है प्रेग्नेंट काऊ का कि जैसे है ना हमारे 10 काऊ है हमारे पास, 10 काऊ है हमारे पास, तो 10 में से हमें एक तो भी प्रेग्नेंट होनी चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम कैसे इसके प्रेग्नेंट काऊ के शेड बनाएंगे। सिर्फ अगर सोचो कि 100 है, 100 अगर पूरे काऊ है हमारे पास, उसमें से 10% मतलब 10 काऊ के लिए हम क्या करेंगे, प्रेग्नेंट मतलब जो प्रेग्नेंट काऊ के जो शेड है वो रेडी रखेंगे 10%। जितनी भी हमारे पास काऊ है उसके 10%, जितने भी काऊ हमारे पास है उसके 10% हम क्या करेंगे, उनके लिए शेड बनाएंगे प्रेग्नेंट काऊ के लिए, ऐसा इसका हिसाब होता है, ठीक है। इसके बाद जो बफेलो होती है, बफेलो को भी प्रेग्नेंट काऊ जितना ही एरिया लगता है, क्योंकि देखो पहले काऊ है, प्रेग्नेंट काऊ हो गई
तो वो थोड़ी मोटे दिखेंगी। कितने ऐसे याद रखना कि वो बफेलो जितनी मोटी दिखेंगी, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया कवर्ड एरिया में भी सेम और इधर ओपन एरिया में सेम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितने 50 बैठेंगे, ठीक है, 50 बैठेंगे। और इसके बाद बुल है, बुल को कितना लगता है 12 मीटर स्क्वायर लगता है और ओपन एरिया में 24 मीटर स्क्वायर लगता है बुल के लिए। बुल हम कितना सिंगल रखेंगे, ठीक है, मतलब एक शेड में, मतलब एक पेन में एक बुल रखेंगे, ठीक है। डाउन काल्वर अभी याद रखना, प्रेग्नेंट काउ इज इक्वल टू बुल या बफेलो याद रखना, और बुल इज इक्वल टू डाउन काल्वर। डाउन काल्वर मतलब 2 to 3 वीक्स बिफोर काल्विंग, उसको बोलते हैं डाउन काल्वर। इसको भी कवर्ड एरिया में 12 मीटर स्क्वायर ही लगता है, बट ओपन एरिया में उसको ज़्यादा नहीं 12 मीटर स्क्वायर ही दिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इसमें। उसके बाद यंग स्टॉक अभी ये कैसे याद रखना, यंग स्टॉक जो होता है वो काऊ से छोटा होता है। जैसे कि काऊ हमारी 6 मंथ के ऊपर बड़ी खासी मतलब 3 साल की होंगी, जो मतलब बेबी को भी बर्थ दे सकती है, 3 साल के आसपास होगी, ठीक है। तो ये जो यंग स्टॉक है ये 6 महीने से बड़ा होगा, बट हमारी काऊ से छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे कितना 2 मीटर स्क्वायर लेंगे, और इधर होगा उसका 4 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा यंग स्टॉक 3 to 6 मंथ वाला जो है ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेगा, क्योंकि 3 to 6 मंथ वाला है, छोटा दिखेगा इसके कंपैरिजन में, और यहाँ पे 2.5 मीटर स्क्वायर एरिया लगेगा। ये याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डबल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। और यंग स्टॉक जो अप टू 3 मंथ का है इसको 1 मीटर स्क्वायर ही जगह लगेगी, और क्या यहाँ पे 1.5 मीटर स्क्वायर जगह लगेगी ओपन एरिया में, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जो यंग स्टॉक 3 to 6 मंथ वाले होते हैं ये 30 होते हैं, ये भी कितने होते हैं 30 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, याद करना है। आप 2-4 बार भी उसको याद कर लोगे कि ये ऐसे इस हिसाब से हमें याद रखना है, तो आपको एग्ज़ाम में भी आपका चुकेगा नहीं और करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट पर एनिमल बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें आता ही है एग्ज़ाम में, ठीक है। इसके बाद ये वाला, इसमें ये सॉइल टाइप वाला याद रखना कि मार्सी क्लेई सैंडी रॉकी सॉइल जो है ये क्या है, ये नहीं, ऐसी वाली सॉइल नहीं चाहिए। जो लोमी और ग्रेवली सॉइल है ये हमें चाहिए, ऐसे याद रखना, ठीक है। और इसमें तो हो गया हाउसिंग सिस्टम में। तो इस तरीके से हमारा हाउसिंग मैनेजमेंट था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।